हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 में हुए जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीडी में किस टाइप के बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मादक पेय में शामिल है तो क्या शामिल होता है? एथिल अल्कोहल शामिल होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो भी मादक पेय होता है शराब में वो क्या पाया जाता है, तो एथिल अल्कोहल पाया जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है, जानवर द्वारा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित किया जाता है तो किसे संग्रहित किया जाता है? ग्लाइकोजन को संग्रहित किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जानवरों द्वारा ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में इसे संग्रहित किया जाता है। अगला है, एस्कार्सिस के कारण होता है तो किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एस्कारियासिस के कारण होता है गोल कृमि। अगला है, बीसीजी टीकाकरण बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन से प्रतिरक्षा मिलती है तो क्षय रोग से। तो आप इससे याद रखेंगे कि बीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? क्षय रोग से बचने के लिए होता है। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था रक्त समूह का। अगला है, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्योत्परण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पन्नीपल्ली वेणुगोपाल। तो आप इसको चीज़ को याद रखेंगे, जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है वो किसके द्वारा किया गया था भारत में? तो डॉक्टर पन्नीपल्ली वेणुगोपाल के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास साल्क ने किया था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, साथी कोशिकाएं अद्वितीय हैं तो एंजियोस्पर्म में। अगला है, डीएनए का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, डीएनए का ये फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। आप इसका नाम याद रखें कि चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका किस वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था? तो हेपेटाइटिस बी के जो खिलाफ है वो इस्तेमाल किया गया था। अगला है, हल्दी एक पौधे से प्राप्त की जाती है तो हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है। जीन किसके द्वारा बनते हैं? तो जीन किसके द्वारा बनते हैं? तो आप इसको देखेंगे, ये बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीन किसके द्वारा बनते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बनते हैं। अगला है, हेमोटोपेज इसमें होता है तो हेमोटोपेज होता है किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हेमोटोपेज होता है अस्थि मज्जा में। अगला है, कुष्ठ रोग और भी जाना जाता है तो कुष्ठ रोग को और भी नाम से जाना जाता है तो हेनसेन रोग के नाम से जाना जाता है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि कुष्ठ रोग को हेनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 22। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की टोटल संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मांसपेशियों में किस एसिड के जमा होने से मनुष्य में थकान की भावना उत्पन्न होती है? तो ये होती है लैक्टिक एसिड की वजह से। अगर मनुष्य के शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा तो उसे काम करने में आलस आएगा या फिर वो थका थका सा महसूस करेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव के शरीर में लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे थकावन की भावना जो है वो उसके मन में आने लगेगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी व्यक्ति के रक्त में आरबीसी की गिनती बढ़ जाती है जब पॉलीसिथमिया जो है वो अधिक हो जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो है गिनती बढ़ जाती है आरबीसी की, तो उसमें क्या बढ़ जाता है? पॉलीसिथीमिया बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसमें पॉलीसिथीमिया बढ़ जाता है। अगला है, मानव शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दाईं ऑर्बिट में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये पाई जाती है दाएं ऑर्बिट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में दिखाई देने वाला लाल, नीला और बैंगनी रंग वगैरह के कारण होता है। तो ये किस कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पौधों में लाल, नीला और बैंगनी रंग दिखाई देता है वो एंथोसाइनिन के कारण दिखाई देता है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? तो ये फ्रंटल लोब करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें
कि मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? तो फ्रंटल लोब। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है? तो ये इंसुलिन होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इसी की कमी की वजह से लोगों को शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वनस्पति घी बनने के लिए प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। तो वनस्पति घी को बनने के लिए प्रयुक्त गैस होती है हाइड्रोजन। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका लीवर। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 हमारा, ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है तो ये ऊपर की ओर होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर होता है। अगला है, लार किसके पाचन में मदद करती है? जो हमारे मुंह में लार बनती है वो स्टार्च के पाचन में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता-पिता के गुणसूत्रों का उपयोग किया जाता है? तो पिता का उपयोग किया जाता है कि जो आपका होने वाला बेबी है, वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। तो इससे पिता के गुणसूत्र से लगभग पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली बायोगैस किसका मिश्रण होती है? तो खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बायोगैस है, तो उसमें बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बायोगैस जो होती है, उसमें कौन से 2 गैस को मिक्स करके बनाया होता है? तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला है, मानव मल का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोबिलिन के कारण होता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव मल का जो पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोबिलिन के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषण सबसे गंभीर व्यवस्था खतरों का कारण बनता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर व्यवस्था खतरों का कारण बनता है? तो हवा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड फैल जाए तो ये सबसे गंभीर खतरा भी बन सकता है। जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, उनके लिए सबसे गंभीर खतरा हो सकता है अगर हवा प्रदूषित होकर सल्फर डाइऑक्साइड अगर हवा में फैल जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, विटामिन के किससे संश्लेषण से आवश्यक है? तो विटामिन के किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है प्रोथ्रोम्बिन के कारण। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के जो है वो आवश्यक होता है। अगला है, मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जो मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है उसमें कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोकीन का उपयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको वो दवा दी जाती है, उस दवा में क्लोरोकीन की मात्रा मिलाई गई होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जो मलेरिया हो जाता है लोगों को, उसकी जो दवा चलती है उस दवा में क्लोरोकीन यौगिक मिलाया जाता है। अगला है, दांत गुहा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि दांत गुहा एक तरह की बीमारी है और ये किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। अगला है, कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो कृत्रिम किडनी का उपयोग करता है और रक्त को शुद्ध करने या फिर छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 41, नवजात शिशु को लगाया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? तो बीसीजी का टीका होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खाद्य विषावकता किसके कारण होती है? तो खाद्य विषावकता होती है क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण खाद्य विषावकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कौन सा हार्मोन जो है वो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग होता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रयुक्त होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी, तो ये फीमर होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आयरन मौजूद होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में, उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आयरन मौजूद होता है। अगला है, मानव जीन में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जीन में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4 के लगभग। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव जो रक्त है, खून है, उसका पीएच मान होता है 7.4 के लगभग। अगला है, पौधे जो पानी के तनाव की स्थिति में बढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि पौधे जो पानी के तनाव की स्थिति में बढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो सौर ऊर्जा है वो हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है आज का हमारा 50 क्वेश्चन, तो ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपेज होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कान के आसपास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पेड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो पेड़ों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस ने मिलकर दिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, हालांकि इसमें जो है इनका नाम चार्ल्स डार्विन का ही आता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में। तो आपके ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन होगा तो आप उसी पे टिक करेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने मिलकर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइन्स के राल से। तो आप इसको याद रखेंगे, तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइन्स के राल से। अगला है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला वो एकमात्र तत्व कौन सा होता है? तो वो मैग्नीशियम होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बायोफाइटा क्या है? तो ये उभयचर पौधों में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि बायोफाइटा होता है उभयचर पौधों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के किस घटक को इसका रसोई कहा जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कोशिका के किस घटक को इसका रसोई कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला है, कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में क्या जाना जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को आत्मघाती थैले के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या है? तो एक स्वस्थ आदमी में जो सिस्टोलिक दबाव होता है वो 120 मिमी होता है और डायस्टोलिक दबाव होता है 80 मिमी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक दबाव होता है 120 मिमी और डायस्टोलिक दबाव होता है 80 मिमी। अगला क्वेश्चन है, त्वचा विज्ञान किसका अध्ययन करती है? तो त्वचा विज्ञान अध्ययन करती है मानव त्वचा का। तो आप इस चीज़ को याद रखें। अगला है, चूहे के जहर में किस रसायन का प्रयोग लोकप्रिय रूप से किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चूहे मारने वाली जो दवा होती है उसमें कुछ मात्रा में सफ़ेद फास्फोरस होता है। अगला है, मनुष्य का दांत सूत्र क्या है? तो 2123 और 2123 बटे ये एक दांत सूत्र होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 2123 बटे में 2123 ये मनुष्य का दांत सूत्र होता है। अगला है, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो ये डॉली है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, पहली क्लोन भेड़ का नाम होता है डॉली रखा गया था। अगला है, मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर है 180 से 200 मिलीग्राम DAL। तो आपने देख लिया, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है 180 से 200 मिलीग्राम तक हो सकता है। अगला है, ये तांत्रिक तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रणाली होती है न्यूरॉन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। अगला है,
वाष्प उत्सर्जन के दौरान 99% पानी नष्ट हो जाता है। वो सही है या फिर गलत है? तो ये एकदम सही है। 99% वाष्प उत्सर्जन के कारण पानी वेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटोजोआ को छोड़कर पशु साम्राज्य के सभी सदस्यों को कौन सा एंजाइम मौजूद है? तो एमाइलेज मौजूद होता है इसमें। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ को छोड़कर पशु साम्राज्य में सभी सदस्यों में कौन सा एंजाइम मौजूद है? तो एमाइलेज मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, फागोसाइट्स के रूप में कार्य करने वाली कौन सी कोशिका रक्त में मौजूद होती है? तो ये कुफुर कोशिका जो है वो फागोसाइट्स के रूप में कार्य करने वाली कोशिकाएं यकृत में मौजूद होती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि फागोसाइट्स के रूप में कार्य करने वाली गुफर कोशिकाएं यकृत में मौजूद होती है। अगला है, कौन सी कोशिका अंग जीवित कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि कौन सी कोशिका अंग जीवित कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया जैसा रोग हो सकता है जिसमें आपको पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बीमारी को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? तो उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है उच्च रक्तचाप को, मतलब हाई ब्लड प्रेशर को। अगला है, मानव लार के किस एंजाइम का नाम होता है? मानव लार में किस एंजाइम का नाम होता है? तो टाइलिन का नाम होता है। वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो वृद्ध अवस्था में जो कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो उस ग्रंथि का नाम है थाइमस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है? तो थाइमस ग्रंथि गायब होने लगती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, काला जार फैलने के लिए कौन जिम्मेदार कीट है? तो सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई से काला जार बीमारी फैल सकती है। अगला है, क्वेश्चन आता है, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में जाना जाता है रेशम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, मतलब आरबीसी जो हमारा खून के अंदर है वो कहाँ पे जाके एंड होता है हमारे शरीर में? तो प्लीहा में जाके ये एंड हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आरबीसी जो है वो कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, प्लीहा। अगला है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जो है जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये प्यूटरी ग्रंथि कहती है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? तो प्यूटरी ग्रंथि जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस कहते हैं इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, पौधों के शरीर का कौन सा भाग उसके सभी भागों में भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो फ्लोएम काम करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कौन सा भाग काम करता है? तो फ्लोएम काम करता है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी चीनी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुनने का कार्य मानव मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा है? तो टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सुनने का कार्य जो है वो मानव मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा हुआ है? तो टेम्पोरल लोब से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव लिवर में पथरी का कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये जिंक धातु मौजूद होती है इंसुलिन में। अगला है, प्याज भूख और नींद मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, प्याज भूख और नींद जब मस्तिष्क में सिग्नल पहुंचता है तो ये किस भाग में पहुंचता है? तो हाइपोथैलेमस के रूप में ये पहुंचता है। अगला है, शराब मानव मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करती है? तो सेरिबैलम को प्रभावित करती है। जो अल्कोहल होता है वो मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करती है? तो सेरिबैलम को। अगला क्वेश्चन है, वह संयंत्र जो जैव डीजल या फिर जैव ईंधन पैदा करता है, जो ये है जेट्रोफा कर्कस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जैव डीजल या जैव ईंधन पैदा करता है तो उसका नाम है जेट्रोफा कर्कस। अगला है, मानव आँख का वो भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह है आइरिस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मानव आँख का वो भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसको आइरिस कहते हैं। अगला है, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो हड्डियों में जो बोन्स होते हैं उसमें कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रक्त जमावट के सुधार के लिए किस विटामिन का सेवन अनुवांछित है? तो विटामिन के का। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब खून के थक्के जमे हो जाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन सुधार के लिए जाना जाता है?
तो विटामिन के जो है वो जाना जाता है, जैसे कहीं आपको चोट लगेगी तो आपको खून निकलेगा, फिर उसके बाद वो खून सूखने लगेगा, तो वो किस कारण होता है? तो अगर आपके अंदर विटामिन के होगा तभी ये चीज़ें हो पाएँगी, अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ से खून बहता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है रक्त परिसंचरण के बारे में पहली बार किसने समझाया? तो विलियम हार्वे ने इसकी सबसे पहली व्याख्या दी थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहली बार किसने समझाया? तो विलियम हार्वे ने इसे समझाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था पेनिसिलिन का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किसका किया? तो पेनिसिलिन का किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में पहला मानव निर्मित जीन बनाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में पहला मानव निर्मित जीन बनाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। आज का हमारा 100 क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जीरोफ्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है? तो विटामिन ए की कमी से ये बीमारी हो सकती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीरोफ्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के होने वाली बीमारी हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से ये बीमारी आपको हो सकती है। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।